हेलो गाइस। स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एनालिसिस। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो है वो 4 टीयर में कराई जाती है। तो उसके पहले टीयर के बारे में हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि ये आखिर एग्जाम होता क्या है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो ग्रुप बी और सी के जो पोस्ट हैं, कुछ कुछ ए के भी पोस्ट होते हैं, तो ये बेसिकली सीजीएल के थ्रू कराए जाते हैं। इनके जो 4 अलग अलग टीयर हैं, तो टीयर 1 में देखते हैं कि क्या है। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर रीजनिंग से 25 सवाल होते हैं 50 मार्क्स के। मतलब कि यहाँ पर एक सवाल आप सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं और गलत करने पे 1/4, ठीक है, 25% जो है वो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। मतलब 0.5 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस जीके से भी 25 सवाल 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उससे ही 25 सवाल 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उससे ही 25 सवाल 50 मार्क्स के। टोटल 100 सवाल होते हैं 200 मार्क्स के। ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है और मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 100 सवाल करने के लिए आपको केवल 60 मिनट का समय दिया जाता है और अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड हैं तो 80 मिनट का समय दिया जाता है। अब हम टीयर 1 की बात करें, यहाँ 4 टीयर में पेपर होते हैं जिसमें कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, इन तीनों को मिलाकर ही मेरिट लिस्ट बनती है। मतलब कि ये जो टीयर 1 है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि इसके मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 सवाल ही हैं और टाइम बहुत कम है। तो आपको सारे के सारे सवाल बनाने होते हैं और वो भी मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। तो हम यहाँ देख लेते हैं अगले स्लाइड में कि कैसा रहता है कट ऑफ ट्रेंड। ठीक है, कितना स्कोर करना आपके लिए सेफ होगा, कैसे प्लान करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, मैं पिछले 4 साल का ये ट्रेंड दिखाता हूँ आपको। 2017, 18, 19, 20। अब 17 में देखेंगे, यहाँ पर 3 अलग अलग पोस्ट है, जेएसओ, डबल एओ और अदर पोस्ट। जेएसओ और डबल एओ को छोड़कर बाकी जितने पोस्ट हैं उसको अदर पोस्ट कह रहे हैं हम यहाँ पे। तो डबल एओ में देखते हैं, तो 2017 में 148 मार्क्स थे, फिर 18 में 170 हुए, उसके बाद 181, फिर 167। वैसे ही जेएसओ के जो पोस्ट है वो 146। फिर आपको दिखा ये बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्लाइंड हो गया है ग्राफ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर काफी तेजी से उछाल आया कट ऑफ में। हम वो भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि कट ऑफ अचानक से अगले साल बढ़ गई, और उसके बाद फिर अचानक से यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो लेटेस्ट कट ऑफ था 2020 का, उसमें आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेगा। वहां पर कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। जब हम इसकी बात करें अदर पोस्ट की, मैक्सिमम जो जनता है वो अदर पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होती है और उसी के लिए ही फाइट करती है। यहाँ पर 126 जाती थी। ये सारे कट ऑफ जो है वो यूआर हैं। ठीक है, हम यहाँ जनरल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ये 137 2018 में, फिर 147, और इस साल का जो कट ऑफ था 2020 का वो था 132.4। 2017 से दोस्तों, पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो आप पेपर देने गए, ऑनलाइन पेपर जब शिफ्ट हुआ था ये, तो आप जब पेपर देने जाते थे तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होते थे। अब हो सकता है कि कोई पेपर बहुत ज्यादा टफ बन गया हो सकता है कोई पेपर आसान बन गया हो सकता है कि बहुत सारे पेपर मॉडरेट लेवल के बन गए हो। तो यहाँ पर ये तो पेपर से मार्क्स तो जज हो नहीं पाएंगे, क्योंकि जिनका आसान शिफ्ट हुआ वो तो मैक्सिमम स्कोर कर जाएंगे। अब जिन बेचारे का टफ शिफ्ट आ गया वो क्या करेंगे, अब वो मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया कि एसएससी ने यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लाया। तो 2017 के बाद से जितने ही पेपर हुए हैं उसमें जो कट ऑफ है वो बढ़ने का मेन रीजन ये था कि वहां पर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया गया। तो जिनके बहुत ज्यादा टफ पेपर आ जाते थे तो उनके मार्क्स नॉर्मलाइज होकर बढ़ जाते थे। तो कट ऑफ जो है वो बढ़ने लग गई। इस कारण से कट ऑफ जो है वो ज्यादा बढ़ने लग गई। इस साल जो 2020 का जो पेपर था, जो पिछले साल पेपर हुआ था,
उसमें ये देखा गया कि सारे पेपर जो थे वो लगभग लगभग सेम तरह के थे, मतलब कि उनमें ज्यादा का अंतर नहीं था टफनेस और आसान में। तो इसलिए जो कट ऑफ है वो इन तीनों में डिक्रीज हुई है थोड़ी सी। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर उसको कह रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे रॉ स्कोर मतलब जितना हम बना कर आते हैं उस पर एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाती है एसएससी, और उसके कारण वो स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज होकर या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। और कभी कभार स्कोर 200 मार्क्स के हैं तो ये 200 प्लस भी जा सकती है, उसके लिए घबराना नहीं है कि ये कैसे हो गया, वो उनके फॉर्मूले पे है। अब यहाँ हम सिलेबस की बात करते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या पूछा जाता है, किन टॉपिक से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं टीयर 1 में, तो वो हम देख लेते हैं। अलजेब्रा जो है इससे 2 से 3 सवाल आते हैं, एवरेज से 1 सवाल, ज्योमेट्री से 1 से 2 सवाल, इंटरेस्ट से एक, मेंसुरेशन से यहाँ 1 से 2 सवाल। यहाँ पर हम इंटरेस्ट में दोनों टाइप के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एसआई और सीआई दोनों। मेंसुरेशन में भी यहाँ पर हम 2D और 3D दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ नंबर सिस्टम से 1 से 2 सवाल, परसेंटेज से 1 से 2 सवाल आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 सवाल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 सवाल, सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास वगैरह से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम में यहाँ पर ये नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस टाइम, ट्रेन प्रॉब्लम और बॉटन स्ट्रीम, इन तीनों को मिलाकर 1 से 2 सवाल ही पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 सवाल। यहाँ पाइप एंड सिस्टम भी इंक्लूडेड होता है, ये पाइप एंड सिस्टम से भी पूछ देते हैं कभी कभार 1 सवाल। ट्रिग्नोमेट्री से देखा जाए तो 2 से 3 सवाल आते हैं, और डीआई डीआई से 4 से 5 सवाल आते हैं, मैक्सिमम 5 सवाल या फिर 4 सवाल भी हो सकते हैं। डीआई काफी आसान होती है इनकी बैंक से, ठीक है, बैंकिंग जो डीआई आप बनाते हो उससे काफी आसान होता है और इसमें स्कोर करना पॉसिबल है। तो यहाँ आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए लगभग लगभग सारे जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं टॉपिक, इन सब में स्कोर करना जरूरी है। मतलब कि 25 में आप जितना भी मैक्सिमम स्कोर कर पाए, या तो 21 कर लें या फिर 23 कर लें, जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ, तभी आपका क्या होगा, स्कोर जो है वो सेफ होगा। क्योंकि आपने कट ऑफ ट्रेंड देखा तो उसमें जो कट ऑफ है लगभग लगभग 65% के ऊपर ही जाती है। मतलब कि 65% से ऊपर स्कोर करने के लिए आपको इसमें अच्छा स्कोर करना ही होगा। और बाकी में, और टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, इसके कारण जब इसके मार्क्स जुड़ रहे हैं तो आप जितना ज्यादा मार्क्स इसमें गेन कर पाए वो आपके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो मेरिट में ऐड होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे तैयारी करें इसकी। अभी अभी सीजीएल का फॉर्म आया है और अभी हमारे पास समय है, क्योंकि इस साल की जो वैकेंसी है वो, उसका जो एग्जाम है वो होना है अप्रैल में, क्योंकि कैलेंडर में जो डेट है वो अप्रैल का है। तो अप्रैल में अभी समय है और हम इसे अभी से अगर टारगेट करें तो हम अच्छे से इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए जो हमें प्लानिंग करनी होगी वो है स्मार्ट प्लानिंग। तो अगर हम स्मार्ट प्लानिंग से इसकी तैयारी करेंगे तो हम एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पहले जो आसान टॉपिक है, मतलब हमें जो आसान लगते हैं या फिर हमसे जो जल्दी बन जाते हैं, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको कैलकुलेशन तो ठीक करना ही होगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन सही है, आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा है और काफी अच्छा है, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आसान आते हैं, बस आपको समय पे खत्म करना होता है। तो अगर कैलकुलेशन स्पीड बढ़िया है तो आप ये मैक्सिमम से स्कोर कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो टॉपिक हमारे मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उन टॉपिक्स को हम पहले छोड़ देते हैं। सबसे पहले उन टॉपिक की तैयारी करेंगे जो बहुत ज्यादा वीक हो या फिर मीडियम हो, मतलब कि हमें कुछ सवाल उसके आते हैं, कुछ टाइप के सवाल नहीं भी आते हैं। तो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग सवालों को करने की, और उसको मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ करने की, कि वो जल्दी भी हो जाए, स्पीड भी रहे उसको करने में, और एक्यूरेटली भी बन जाए। ये जैसे डीआई का जो सवाल है वो 4 से 5 मार्क्स आपको देकर जाता है। बस इसमें यह है कि आपको डीआई प्रैक्टिस करनी होगी, और ये काफी आसान सवाल पूछते हैं, मतलब कि उतना ज्यादा टफ भी नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल ये काफी कम समय लेते हैं सॉल्व होने में, और ये आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी देकर जाएंगे और समय भी कम लेंगे। तो वैसे ही चलिए हम देखते हैं कि किस टाइप के सवाल इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो
हम यहाँ बात करें तो ये है मेरा ज्योमेट्री, और इसमें ये बोल रहा है कि एबीसी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, ये सिमिलैरिटी का साइन है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एबीसी, ये जो मेरा ट्रायंगल एबीसी है और ये जो मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। अब इनका एरिया हमें पता है कि एबीसी का एरिया क्या है, 64, और यहाँ से पी क्यू आर का जो एरिया है वो है 81 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ एडी और पीटी जो है मीडियन है, मीडियन हमें पता है क्या होता है। अगर हम इन इस साइड के मिड पॉइंट की बात करें और उसे अगर अपर वर्टेक्स से मिला दें तो ये मेरा मीडियन कहलाता है। वैसे ही यहाँ पर भी ये क्या है, मीडियन है। तो यहाँ पर जो थ्योरम है इसको सॉल्व करने के लिए वो ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका जो रेशियो होता है दोस्तों वो क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर लिखते रेशियो तो वो भी सही होता, और अगर हम यहाँ पे मीडियन का स्क्वायर लिख रहे हैं तो भी सही। अगर हम यहाँ से बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर लिखते हैं तब भी सही होता। अगर हम बी डी बाई क्यू टी का स्क्वायर लिखते हैं इनका रेशियो तब भी वो सही होता। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पता है कि ए बी सी जो है वो है 64 सेंटीमीटर, यहाँ से ये है मेरा 81 सेंटीमीटर, और ए डी जो है तो हम ए डी ही स्क्वायर रहने देते हैं। पी टी हमें पता है, पी टी क्या है, का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बात करें तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट 64/81, क्योंकि हमने यहाँ से दोनों स्क्वायर को इधर भेज दिया है तो ये है मेरा ए डी बाई। ठीक है, यहाँ से अगर ए डी हमें कैलकुलेट करना हो तो ये मेरा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, 9 से ये कटेगा, और यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा वो है 9.6। 9.6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस जो है, रोम्बस के साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर के हैं, और डायगोनल उसका एक डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर का है। आपको एरिया बताना है रोम्बस का, इसलिए रोम्बस के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा रोम्बस है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने के कारण इनके जो डायगोनल हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पर कैसे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये और ये हिस्सा बराबर होगा, दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, और ये डायगोनल दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक साइड जो है वो 13 है, हमें पता है कि ये पूरा का पूरा 24 था तो ये वाला पार्ट मेरा 12 हो जाएगा। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट से इस वाले पार्ट को फाइंड कर सकते हैं, ये क्या होगा मेरा 5। ठीक है, पाइथागोरस सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये साइड मेरा निकल कर आ जाएगा 5। और कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद भी रखते हैं, तो 12, 5, 13। तो यहाँ पर एरिया जो है रोम्बस का वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों डायगोनल का जो प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाई 2, यही होता है मेरा एरिया। ये हाफ, पहला डायगोनल जो था वो था 24, ये 5 आया तो ये पार्ट भी 5 होगा, और ये पूरा डायगोनल का जो लेंथ है वो हो जाएगा 10। यहाँ से ये कटा और यहाँ से जो मेरा एरिया है वो आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत बच्चे इसमें गलती कर कर आते हैं, तो हम इसे अच्छा से पढ़ते हैं। ये बहुत कम समय में सॉल्व होने वाला सवाल है, बस सवाल को समझना है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो है ना वो 21% प्रॉफिट कमाता है अगर वो एक बुक को 21% डिस्काउंट पे बेचता है। ठीक है, अब डिस्काउंट पे बेच रहा है तो किस प्राइस के डिस्काउंट पे, मतलब जो उनका प्रिंटेड प्राइस था, मार्क प्राइस जो छपा था बुक पे, उस पे एक्चुअल रेट उसका कुछ और था। जिस बुक जो दुकानदार था वो कॉस्ट प्राइस कुछ और पे खरीद कर लाया था, बुक पर छपा रेट कुछ और था। ठीक है, उस पे अगर वो 21% का डिस्काउंट दिया तब उसको 21% का प्रॉफिट हुआ। हम इतना सवाल पढ़े
फिर हम इस लास्ट लाइन पे आते हैं, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। ठीक है, यहाँ मार्केट प्राइस और प्रिंट प्राइस की बात ही नहीं हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो सीपी है वो क्या है, 100। तो मेरा एसपी, यहाँ पर सीपी अगर 100 था तो एसपी मेरा कितना हुआ था, 21%। मतलब कि ये 121 बाई 100 इंटू 100। सीपी का 121% ही प्रॉफिट अगर 21% है तो ये मेरा एसपी है, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कि ये 121 है। हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है कि सीपी बाई एसपी क्या होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है कि सीपी 100 है, ये 121 है। ठीक है, तो 100 बाई 121 जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इसका कोई काम ही नहीं था, इस वाले लाइन का यहाँ पर कोई काम ही नहीं था, कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ही डील करनी थी सब कुछ। अगर यहाँ पर मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस का जिक्र होता तो हम इसको इंक्लूड करते इस वाले लाइन को, और यहाँ पर तब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कभी कभार एसएससी ऐसे सवाल भी देता है उलझाने के लिए। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इसे डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर कर बना सकते हो, डायरेक्ट माइनस इसमें कर दो और सॉल्व कर लो। पहले देखते हैं क्या है कि व्हेन एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर इन सब से x को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो जो नंबर आया ना वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। हम यहाँ प्रोपोर्शन की बात कर ले तो ए बी सी डी मान ले कि ये 4 नंबर है। यहाँ इसको इक्वल प्रोपोर्शन बोलने का मतलब है कि ए बाई बी जो है ना वो सी बाई डी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो नंबर थे वो थे 19 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, 91 माइनस एक्स। ठीक है, तो फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों बराबर होंगे। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बेसिकली हमने, इसको और इसको और इनको इसको ये कर दिया। तो दोनों एक्सट्रीम एंड को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो दोनों बीच वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों बराबर होता है, तभी ये एक फिक्स प्रोपोर्शन कहलाता है। तो अब हम अगर यहाँ 19 माइनस एक्स लिख रहे हैं और यहाँ से 91 माइनस एक्स, ये बराबर होगा 28 माइनस एक्स के, और ये है 55 माइनस। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ बेसिकली करना है आपको कैलकुलेशन। ठीक है, या तो आप ऑप्शन पुट करके बना सकते थे, अगर आप ऑप्शन पुट कर कर नहीं बनाते हो तो यहाँ पे करना होगा कैलकुलेशन। अब 19 को 91 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से ये आएगा 1729 माइनस 19x माइनस 91x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1540 माइनस 21x 28x माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरा ये निकल कर आ जाएगा 189। अब इसको और इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से मेरा निकल कर आ जाएगा 27x। यहाँ से x को काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, तो x जो है ये मेरा हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर कर भी देख लेते हैं तो उससे ही बन जाता। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल कह रहा है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर का एक सर्कल में बना हुआ। मान लेते हैं ये मेरा एक सर्कल है, ये है कॉर्ड 21 सेंटीमीटर का। अब ये बोल रहा है कि इसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से जैसे ही हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराते हैं ना सेंटर से, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भाग में बांट देता है। तो ये वाला अगर मेरा पूरा का पूरा 21 था तो ये हिस्सा हो जाएगा 21/2। ये रेडियस हमें पता है क्योंकि डायमीटर पता है, तो ये हो जाएगा 25/2। बेसिकली हमें ये x निकालना है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेंगे। एक्स स्क्वायर जो है ये मेरा हो जाएगा 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर। अब ये मेरा हो जाएगा 625/4 माइनस 441/4। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये मेरा सॉल्व होकर आ जाएगा 184/4
अगर इसको काटे तो ये हो जाएगा 46। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √46, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल काफी आसान है। हम यहाँ पर बेसिकली जिस थ्योरम का यूज करेंगे वो है कि कॉट थीटा जो है ना वो टैन के जस्ट अपोजिट होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा जो है ये टैन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट 25 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 65 डिग्री। अब यहाँ पर कॉट 35 को भी हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55 डिग्री। कॉट 45 ही रहेगा। अब यहाँ पर कॉट 55 डिग्री, कॉट 65 डिग्री। हम यहाँ आगे देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 65 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं tan 55 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं cot 45 डिग्री, तो हम cot 55 ही बोल रहे हैं, और इसको हम cot 65 ही बोल रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि ये एक दोनों का इनवर्स है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है, तो ये और ये कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा 1, ये और ये भी कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा 1। यहाँ बचा मेरा केवल cot 45 डिग्री। cot 45 का वैल्यू होता है 1, इसलिए 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब ये सवाल काफी अच्छा है, चलिए इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। ज्योमेट्री के जो सवाल हैं वो सॉल्व होने में काफी कम समय लेते हैं, बस सारे थ्योरम याद हों अच्छे से और हम फिगर में ही उसको सॉल्व कर लें, ज्यादा कैलकुलेट ना करें। सही है, एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं। ये एक सर्कल है, साइड ए बी और सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहां से ए बी सी डी बना देते हैं, ये इसको यहाँ पे ए बी सी डी। चलिए अब ये बोल रहा है कि ए बी सी डी को हम प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, ई पे, और बीसी को प्रोड्यूस करवाएंगे एडी और बीसी को एफ पे। तो ये है मेरा ए बी, ये है मेरा सी डी, तो हम प्रोड्यूस कराएं। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आगे जाकर मिला, ये मेरा ई पर मिला, और वैसे ही मेरा एडी और बीसी जो है, इसको मान लेते हैं ये मेरा एफ पे मिला, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं डायग्राम को, ताकि ये अच्छा लगे देखने में। तो ये है मेरा ए बी और ये है मेरा सी डी, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर ए डी सी, अब देखिए यहाँ पर ए डी और सी इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये है मेरा 78 डिग्री। बीई सी, ये है मेरा बीई सी, इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये है मेरा 52 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए एफ बी, ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये वाला एंगल देखते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो चलिए ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें ये वाला पार्ट पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तब ये कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा और निकल जाएगा। तो हमें पहले फाइंड आउट क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करें, मतलब कि ट्रायंगल ई डी ए की बात करें, तो ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर हमें दो एंगल पता है, 52 और 78। देखिए इसको आसानी से कैसे बनाते हैं बिना कैलकुलेट किए हुए। तो 52 और 78 और ये इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए था। तो 52 और 78 को जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री को 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। अब यहाँ पर 50 डिग्री हमें पता है ये। तो चलिए हमें ये और अब एक एंगल ये चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका सम जो है वो 180 के बराबर होता है, मतलब कि वो आपस में सप्लीमेंट्री होता है। तो अगर ये मेरा 78 है तो ये अपोजिट वाला पार्ट क्या हो जाएगा 100।
2, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, इनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमें जो दो एंगल चाहिए थे वो दो एंगल मिल चुके हैं, तो हम यहाँ तीसरा एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ये तीसरा जो एंगल है वो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 डिग्री। 28 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सवाल जो है ये काफी आसान है, अलजेब्रा का ये सवाल। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हमें 4 पता है, ये बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये है 16/15। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू हमें पता था, कितना होगा, ये होगा 4xy इज इक्वल टू 16 तो यहाँ से निकल कर आया xy, ये क्या होगा 15/4। चलिए अब x क्यूब, तो हमें पता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब जो है ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही होता है दोस्तों। अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसको हम 4 का क्यूब बोल सकते हैं। ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ 3 एक्स वाई का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला 15/4। x प्लस वाई का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 4, तो कट गया, ये यहाँ पर हो गया 64, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो गया यहाँ पर 45। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो निकल कर आई 64 माइनस 45 मतलब कि 19। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है मेरा 19 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा सवाल है और काफी आसान भी है। ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर सवाल आसान होते हैं और बेसिक लेवल के होते हैं टीयर 1 में, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस भी है, कॉट भी है, साइन भी है, तो ये तीन अलग अलग चीज होगा ना। हम एक काम ये कर सकते हैं कि वैल्यू पुट करके देख लें। हमें पता है कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो हम स्टैंडर्ड एंगल की बात करें तो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये और ये एंगल लेना नहीं, तो बस इन्हीं तीन एंगल को तो लेना है। LHS इज इक्वल टू RHS करेंगे और ये बन जाएगा। तो अगर हम 30 डिग्री ही पुट करते हैं तो cos 30 जो है वो होता है √3/2। तो हम इस पुट करने वाले को बाद में देखेंगे कि पुट करके कैसे ये सॉल्व होता है। पहले हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली अगर हम पुट नहीं करना चाहते उसमें, ठीक है, आपको यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कराना होगा। अगर आप यहाँ पे 45 पुट कराते हो तो उससे सॉल्व करके देखोगे कि क्या LHS और RHS बराबर होता है। अगर यहाँ पर वैल्यू पुट हो गया तो फिर यहाँ से ये हो जाते हैं। तो चलिए हम पहले पुट नहीं करवा रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसको उठाकर उधर ले जाते हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। कॉट स्क्वायर को बोलते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर -1, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इसको इधर ले आए और इसको उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा -1 जो है ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। हम इसके जगह पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ से कॉस इन सब में कॉमन है, इसको बाहर निकाल कर काट देते हैं। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा -1। 1 बाई साइन स्क्वायर, इसको 1/3 बोल देते हैं। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1।
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसको अगर इधर भेजें तो ये इधर आकर ऐड हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ पर हो जाएगा 4/3। कॉसेक स्क्वायर जो है मेरा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब हमें पता है कि 2/√3 जो है वो जो वैल्यू है वो आता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर मेरा जो एंगल है वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम बेसिक इसमें बस सिंपली पुट कर देंगे, तो tan 60 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री। tan 60 डिग्री जो है इसका वैल्यू हमें पता है √3 होता है, कॉसेक 60 डिग्री ये 2/√3 होता है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 5/√3 हो जाएगा। और अगर हम इसे रेशनलाइज कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होना चाहिए, ये मेरा हो जाएगा 5√3/3। और यहाँ पर डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसी तरह लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर कुछ आप और चाहते हैं इस वीडियो में कि हम आपके लिए और इसी तरह के वीडियो लेकर आएँ या कुछ अलग वीडियो लेकर आएँ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और भी नए अपडेट जानने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पे प्रेस करें।